सर चाय ने चार्ज अप कर दिया यार। आज पता है, आज मैं सोच रहा हूँ मैं कोक पीऊँ, तो आज मैं कोक लेके बैठा हूँ। मैं बोर हो गया था। जो लोग नए जुड़े हैं वो जोक नहीं समझ पाएंगे अगर उन्होंने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी, लेकिन आई लव माई कोक। क्योंकि इससे पहले मेरी चाय चल रही थी। मैं बहुत गंदा डसने वाला था, बट ठीक है, अभी तो मैं बिल्कुल आई विल स्टिक टू द टॉपिक। या तीसरा शब्दावली अगर बोला जाए, आप एम्प्लॉई हो तो आपको इसके बदले में जो मिलता है वो बेसिकली कहलाता है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। सोन पापड़ी वालों से तो मुझे हद नफरत है, जो घर में देके जाते हैं ना सोन पापड़ी। नमस्कार भाइयों, कैसा चल रहा है सब कुछ, बताइए क्या चल रहा है, क्या किया आज। सबसे पहले प्रेजेंट लगा दो, सबके सब यहाँ पे होने चाहिए उपस्थित। और मैं ये आशा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि अगर आप यहाँ पे हैं तो आपने पहली 2 क्लासेस जो हैं वो अटेंड कर ली हैं और आपके न्यूमेरिकल्स वगैरह थोड़े बहुत हो चुके हैं, सो दैट अब जो मैं आपको चीज़ें आगे करवाऊँ वो आपको पूरी क्लियर हूँ। चलिए बताइए क्या चल रहा है लाइफ में। सर चाय ने चार्ज अप कर दिया यार। आज पता है, आज मैं सोच रहा हूँ मैं कोक पीऊँ, तो आज मैं कोक लेके बैठा हूँ। मैं बोर हो गया था। जो लोग नए जुड़े हैं वो जोक नहीं समझ पाएंगे अगर उन्होंने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी, लेकिन आई लव माई कोक। क्योंकि इससे पहले मेरी चाय चल रही थी। प्रणाम प्रथम भाई, प्रणाम। हर्ष भाई भी सब बढ़िया चल रहा है। हर्ष FBB म्यूजिक फैशन एट बिग बाजार सा क्यों लग रहा है हर्ष भाई आपके आगे यार? नाम वाम थोड़ा कूल रखो यार हर्ष भाई, फोटो इतनी शानदार लग रही है आपकी, नाम वाम भी कूल होना चाहिए। अब मैं चाहता हूँ कि तुम लोगों से एक बार डिस्कस करूँ कि आज हम क्या करने वाले हैं, और सब लोग अपनी कॉपी लेके बैठ जाओ अच्छे से, क्योंकि ये पहला जो सेट होगा, पहला सेशन होगा, इसमें मैं बातचीत करूँगा और आप सिर्फ अच्छे से बैठ के सुनोगे। उसके बाद आप मुझे बताओगे कि आपको कहाँ क्या समझ में नहीं आया, और फिर हम उस चीज़ पर डिस्कशन करेंगे, सो दैट कल की क्लास में हम उसके न्यूमेरिकल्स कर सकें और हमें एक ऐसा सीधी बात है, मे बी एक ऐसा हमें पुश मिल जाए जिससे हम पूरे हफ्ते उसके क्वेश्चंस कर सकें। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं चालू करूँगा, हेडिंग डाल लो सब लोग। सबकी हेडिंग डल जानी चाहिए नेशनल इनकम। और हम नेशनल इनकम के अंदर जो सबसे पहली चीज़ करने वाले हैं, क्योंकि हम बेसिक्स पूरे कर चुके हैं, यार मैं थर्ड न्यूमेरिकल बिल्कुल आशीष बिल्कुल डिस्कस करूंगा। वाई डोंट वी कंसिडर डेप्रिसिएशन जस्ट लाइक अ नॉर्मल इनडायरेक्ट एक्सपेंस लाइक इन क्लास 11th? क्योंकि डेप्रिसिएशन की डेजी अपने हिसाब से अलग अलग इम्प्लीकेशंस हैं, लेकिन अगर उसको लॉजिकली देखा जाए तो मैं डेप्रिसिएशन को कभी भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस नहीं कह सकता। तो यहीं पे डेप्रिसिएशन के कंसेप्ट जो है वो चेंज हो जाते हैं, क्योंकि डेप्रिसिएशन का डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है प्रोडक्शन में, तो वो एक तरीके से डायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंस तो है, यानी उसको आप इनडायरेक्ट नहीं बोलोगे। मतलब हाँ, हम उसे इनडायरेक्ट इसलिए बोल देते हैं क्योंकि P&L में लेते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल लॉजिक, कोर लॉजिक पे आ गया हूँ। अब मैं वो बात कर रहा हूँ जो रियलिटी है, जो ग्राउंड पिक्चर है। तो यार डायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, लेकिन उसके साथ प्रॉब्लम क्या है डेप्रिसिएशन के साथ, कि वो नॉन कैश एक्सपेंस है। और ट्रेडिंग अकाउंट का सिर्फ एक रूल है कि अगर ट्रेडिंग अकाउंट में कोई भी एक्सपेंस आएगा तो वो कैश एक्सपेंस ही आएगा। अब यार ट्रेडिंग अकाउंट में अगर सारे कैश एक्सपेंसेस आते हैं तो फिर मैं डेप्रिसिएशन को नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन अपने आप में एक नॉन कैश एक्सपेंस है। तो डायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंस होने के बाद भी, क्योंकि वो नॉन कैश एक्सपेंस है, मुझे डेप्रिसिएशन को P&L के अंदर लेना पड़ता है। बस इतना सा एक्सप्लेनेशन है इसका डीजी, अगर डेप्रिसिएशन का मैं आपको बताऊं, और जितने भी लोग सुन रहे हैं। तो अब ये चीज़ क्लियर हो चुकी है, तो मैं बहुत आसानी से आगे बढ़ सकता हूं और आपको आगे की चीज़ें बता सकता हूं। देखो यार, कॉन्टेक्चुअल बेसिस पे देखा जाए तो कोई अगर डेप्रिसिएशन को इनडायरेक्ट एक्सपेंस देके भी डिनोट कर रहा है तो वो गलत नहीं है। मतलब बेसिक लेवल पे देखा जाए, इवन मैंने भी वो चीज़ बोली है, तो मैं मना नहीं करूँगा। लेकिन बिल्कुल इन डेप्थ जाके अगर मैं बात करूं, बिल्कुल कोर बात करूं, या कभी ऐसा हो समझ में ना आए, तो जो मैंने ये टेबल बनाया है और जो मैंने पूरा लिखा है उसके अकॉर्डिंग आप समझ सकते हो। बस पूछते जाओ, मैं बताते जाऊंगा। तो शुरुआत करते हैं भाई आज की क्लास की। सब लोग हेडिंग डाल लो, नेशनल इनकम। और हम सबसे पहला जो मेथड आज करने वाले हैं वो करने वाले हैं
इनकम मेथड। एंड बिलीव मी, तुम लोग उन कुछ बच्चों में से होगे जिनको इनकम मेथड को रटना नहीं पड़ेगा। राज भाई, मैं तो यही बोलूँगा कि इकोनॉमिक्स के लिए जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है उसको बढ़िया आराम से ठंडियों के लिए बचा के रखो। हाथ तापने के काम आएगी, बढ़िया जलाना और हाथ तापना ज़रूरत बस उस सर्दियों का टाइम पीरियड की है। बाकी संदीप गर्ग ले लो, बेस्ट है, उससे पढ़ाई करना। और अभी कोई कुछ भी नहीं ले पाओ तो आप ग्रुप में हैं, ग्रुप में बहुत सारी चीज़ें शेयर होंगी, क्वेश्चन शेयर होंगे, आप तो उसके थ्रू करना, ख़त्म कहानी बस। तो नेशनल इनकम जो कर रहे हैं ये हम अपने फर्स्ट मेथड से कर रहे हैं। नाउ आई डोंट वांट एनी डिस्टरबेंस, तो प्लीज़ ध्यान देना और प्लीज़ अब मुझे कोई भी चैट में मैसेज नहीं मिलना चाहिए। तो इनकम मेथड की बात कर रहा हूँ मैं सबसे पहले। नेशनल इनकम के अंदर इनकम मेथड, देखो भाई, ये चीज़ समझने से पहले कि भैया नेशनल इनकम क्या होती है और ये इनकम मेथड क्या होता है, आने वाले टाइम में और दो मेथड भी हैं, तो मैं आपको एक कड़ी समझाऊंगा आगे चल के, एक चेन समझाऊंगा जो आपको बाद में काम आएगी। अभी के लिए उसको मैं होल्ड पे डालता हूं क्योंकि अगर मैंने अभी बताया तो तुम उसको रिलेट नहीं कर पाओगे। यही चीज़ है कि मुझे पहले तुम्हें क्या बताना है, बाद में तुम्हें क्या बताना है। तो ठीक है, मैं बताऊंगा, मैं सोच रहा था अभी बता दूं, बट कोई फ़ायदा नहीं है अभी बताने का क्योंकि तुम लोग रिलेट नहीं कर पाओगे उसको। सो इनकम मेथड का मतलब क्या हुआ भाई? सिंपल सी बात है, मैं चैप्टर पढ़ रहा हूँ नेशनल इनकम और मुझे निकालना आना चाहिए, ये लिखा हुआ है इनकम, सीधी सी बात है। इफ़ आई एम एबल टू कैलकुलेट द इनकम, सही है भैया, नेशनल इनकम निकाला जा सकता है। तो नेशनल इनकम का सबसे पहला मेथड ही होता है इनकम मेथड। इनकम मेथड क्या बोलता है? वो बोलता है भाई, अगर किसी भी इकोनॉमी में, ध्यान दीजिएगा मेरे शब्दों पे क्योंकि आगे चल के यही शब्द आपके बहुत काम आने वाले हैं। किसी की भी इनकम आउटपुट के बिना नहीं हो सकती है। इंसान का काम करना ज़रूरी है, इंसान को परफॉर्म करना ज़रूरी है, इंसान का आउटपुट देना ज़रूरी है, तभी इंसान कमाता है और उसको बोला जाता है कि वो अपना आउटपुट दे रहा है, वो कुछ ना कुछ कर रहा है। कंपनीज प्रोडक्शन करती हैं तो कंपनीज के लिए प्रोडक्शन उनका आउटपुट हो गया, हर एक के लिए डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट हो गया। तो मैं वो आउटपुट ही आपको सबसे पहले गिनाऊंगा कि कौन क्या क्या आउटपुट कर सकता है इकोनॉमी में, कौन कैसे कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है इस पर भोपाली लैंग्वेज। सो सबसे पहले आ जाते हैं, अगर आपके पास प्रॉपर्टी है तो आप प्रॉपर्टी के थ्रू कैसे आउटपुट निकाल सकते हो। यानी अगर आपके पास लैंड है, एक ओपन प्रॉपर्टी है, बैरन लैंड है, पड़ा हुआ है आपके पास, अभी उसका कोई काम नहीं है, आप क्या कर सकते हो, उसको सरकार को दे दो या कोई मिनरल एक्सट्रैक्ट करने लगो तो आपको उस पर रॉयल्टी मिलने लगेगी। या फिर आपने बिल्डिंग खड़ी करके रखी है उस प्रॉपर्टी पे, उस लैंड पे, तो आपको बदले में मिलने लगेगा रेंट। ये मैं पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी, इसलिए आज बहुत आसान होने वाला है आपके लिए करना। तो जो आपके पास प्रॉपर्टी है, अगर आप उसके थ्रू आउटपुट निकाल रहे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, बस आपने उसको लेट आउट कर दिया, किसी को दे दिया है, तो उस प्रॉपर्टी से या तो आपको रेंट मिलेगा या तो आपको रॉयल्टी मिलेगी। तो रेंट एंड रॉयल्टी हो गया। मतलब क्या हुआ, मैं बड़े क्लियरली इसको समझा सकता हूं आपको। इफ़ यू आर हैविंग अ प्रॉपर्टी, आप बस उसको यूज़ कर लो ना। आप कैसे यूज़ कर सकते हो? अगर आपने बिल्डिंग खड़ी कर दी और किराए पे दे दिया तो बदले में आपको रेंट मिलेगा। और अगर आपने उसको खोदा, मान लो गलती से एक दिन ऐसे लेके बैठे हुए थे कि गुलाब का पौधा लगा देते हैं, काफ़ी खाली खाली लग रहा है, आपने खोदना चालू किया, अंदर से सोना चांदी निकल आया। मैं बहुत गंदा डसने वाला था बट ठीक है, अभी तो मैं बिल्कुल आई विल स्टिक टू द टॉपिक। तो मैंने सोचा यार एक काम करते हैं कि इसे और खोदते हैं तो भैया और सोना चांदी निकलेगा। तो क्या हुआ, बदले में आपको उसकी रॉयल्टी मिलने लगी, जो भी उधर से नेचुरल मिनरल्स निकल रहे थे या जो भी निकाल रहे थे आप, बेसिकली सीधी बात है, इट्स ऑल अबाउट एक्सट्रैक्टिंग द मिनरल्स ओनली। तो ये हो गया आपका लैंड। दूसरा हो गया आपका लेबर। लेबर मतलब हो गया, चलो भैया आपके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, आप कोई ऐसे बहुत अच्छे घराने से नहीं है और आप वो प्रॉपर्टी के थ्रू रेंट नहीं कमा सकते, रॉयल्टी नहीं कमा सकते। जरूरी है क्या हमारे पास प्रॉपर्टी हो? हमने अपनी प्रॉपर्टी पे घर बना लिया, हम नहीं दे सकते थे भैया उसको किसी और को कि रेंट कमाए या रॉयल्टी कमाए? हमारे पास रहने खाने की जगह नहीं बचती, तो हमने उस जगह पे जो प्रॉपर्टी थी वहां पे हमने भैया अपना घर बना लिया, हम रहने लगे और कहीं पे सर्विस करने लगे, जाके पैसा कमाने लगे। तो याद रखना, मैंने यहाँ पे लेबर इसलिए लिखा है, ये मैं लास्ट टाइम भी तुम्हें समझा चुका हूँ, ऐसे मैं थोड़ा बहुत डालता रहता हूँ तुम लोग के दिमाग में, सो दैट मैं जब कभी और पढ़ाऊँ तो इकट्ठा प्रेशर ना आए। तो जिन्होंने प्रीवियस क्लासेस देखी हैं ये मैं पढ़ा चुका हूँ। तो लेबर क्या बोलता है कि पुराने ज़माने में जितने भी लोग होते थे,
अगर वो किसी के अंडर जाके काम कर रहे हैं तो हर एक को लेबर कहा जाता था। आजकल हम बात करते हैं जो बेसिकली फिजिकल वर्क ज़्यादा करते हैं, जो डेली बेसिस पे ज़्यादा काम करते हैं, उनको हम लेबर बोलते हैं। हम बाकी सबको तो ऑफिसर्स या एम्प्लॉयज़ बोलते हैं। पुराने ज़माने में सबको ही लेबर बोला जाता था, चाहे आप बढ़िया चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, चाहे आप कहीं पे रोज़गार ढूंढ रहे हो डेली वेजेस के बेसिस पे, तो लेबर। अगर आप लेबर हो, मैक्रो इकोनॉमिक्स की भाषा में मैं बोलना चाहूँगा, कुछ भी कर रहे हो, आपको दिया जाएगा कॉम्पनसेशन, जो भी आप काम कर रहे हो, और वो कहलाएगा कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। कॉम्पनसेशन का मतलब होता है एक तरीके से रीइंबर्समेंट, एक तरीके से आपको पैसा देना, जो भी आप काम कर रहे हो उसके बदले में, उसको नाम दे दिया जाता है कॉम्पनसेशन। तो पूरा नाम हो गया कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ मतलब चाहे आप लेबर हो, चाहे आप अच्छे एम्प्लॉय हो, सबको ये एम्प्लॉयज़ बोल दिया उन्होंने, तो दिस इज कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। फिर लेबर के बाद आगे बढ़ते हैं कैपिटल, और इसी में लास्ट आता है, आपको याद होगा मैंने आपको बहुत अच्छे से कैपिटल के बारे में सिखाया था। जितने लोग यहाँ पे देख रहे हैं, और मैं कैपिटल में आपको बोलता था, कैपिटल में वैसे तो आता है आपका डेट प्लस आपका इक्विटी, दोनों। कैपिटल का मतलब होता है आपने जो लोन लेके पैसा लगाया है और जो इक्विटी करके पैसा लगाया है। अभी लिखना नहीं है, इसको लिखना मत, अभी सिर्फ मैं समझा रहा हूँ, पहले समझाने के पर्पज से समझ लो। कैपिटल का मतलब होता है वो पूरा पैसा जो आपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एंटरप्रेन्योरशिप दिया हुआ है, तो एंटरप्रेन्योरशिप मतलब क्या हो गया, जो एंटरप्रेन्योरशिप है इक्विटी वहाँ पे चला जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली मैं एंटरप्रेन्योरशिप एक अपने आप में अलग ब्रांच बना रहा हूँ इसके अंदर। तो जो कैपिटल है उसके अंदर जो बचेगा वो सिर्फ बचेगा डेट, क्योंकि इक्विटी चला गया एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर। क्यों चला गया? क्योंकि ये अपने आप में एक सेपरेट ब्रांच हो जाती है जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। कैपिटल का कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे यही रह जाता है कि कैपिटल में क्या हो सकता है। तो कैपिटल में सिर्फ डेट क्यों बचता है? क्योंकि अगेन कैपिटल के जस्ट बगल में देखो तो भैया ये बैठा हुआ है एंटरप्रेन्योरशिप, और एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर इक्विटी होती है, क्योंकि जो ओनर पैसा लगाता है उसको इक्विटी नाम दिया जाता है। और एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब ही होता है खुद का बिजनेस इज बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप। सो कैपिटल के अंदर डेट आया, तो डेट अगर आपने दिया हुआ है, किसी को लोन दिया हुआ है, तो बदले में अगर कैपिटल के थ्रू कोई इनकम हो सकती है तो वो कहलाती है इंटरेस्ट। और इक्विटी, अगर आप एक बिजनेसमैन हो तो उसके बदले कोई इनकम हो सकती है तो वो हो सकती है प्रॉफिट। कृपया करके इसको उतार लें और अब मैं डाउट्स लेना चालू करूंगा। रौनक भाई ने पूछा है सेल ऑफ लैंड इज नॉट कंसिडर्ड। भाई लैंड को बेच देना, प्रॉपर्टी को बेच देना, इट्स नॉट अ इनकम, इट्स नॉट एन इनकम, बेसिकली इट्स नॉट अ सोर्स ऑफ इनकम। अगर आप प्रॉपर्टी डीलर हो तो बात अलग हो जाती है, हाँ ना आशीष भाई। कैपिटल का मतलब डेट होता है, तो मैंने डेट को थोड़ी ना इनकम बताई है, मैंने डेट से होने वाली इनकम बताई है आशीष भाई, जो कि इंटरेस्ट होती है। मैंने तो समझाने के लिए लिख रखा है वहां पे, चेक करिए आशीष भाई। मैं डेट को इनकम नहीं बता रहा, मैं डेट से होने वाली इनकम, इंटरेस्ट को बता रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सोशल सिक्योरिटी स्कीम आज के टाइम पे सबके लिए है। इशिका, मैं उसमें आऊँगा अभी डिटेल में, बिल्कुल आऊँगा, टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं हर चीज़ क्लियर करूँगा। अभी जो मैंने बेस बनाया है क्या वो क्लियर है? दे आर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, सविता जी ने बिल्कुल सही बोला है। सोनी साहब यू आर गोइंग वे ऑसम। लेबर का आउटपुट, लेबर प्रोडक्शन में हेल्प करता है। लेबर जो है वो बेचारा प्रोडक्शन में काम करता है, और अगर एम्प्लॉयज़ की बात की जाए तो ऑफिस में लीगल वर्क मेंटेन करता है, पेपर्स मेंटेन करता है, तो वो लोग प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उनका आउटपुट वो है। राज ने पूछा है इक्विटी क्या होता है। राज भाई, इक्विटी होता है जो आप खुद अपना पैसा अपने बिजनेस में लगाते हो, उसको इक्विटी नाम दिया जाता है। पिछले साल तक आप उसको कैपिटल नाम से जानते थे, इस साल आपको ध्यान देना रहेगा कि वॉट एवर मनी यू हैव इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस विल बी टर्म्ड एज इक्विटी। कैपिटल एम्प्लॉयड डेट प्लस इक्विटी फॉर अकाउंट्स, बिल्कुल सही बोला डेजी, बिल्कुल सही जा रहे हो। एंड डेट ऑल्सो नॉन करेंट लाइबिलिटीज वाला डेट आएगा। एम्प्लॉयज का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया अभी। जो लेबर होता है वो बेचारा प्रोडक्शन में काम करता है, कंपनी में जाके काम करता है, और कंपनी उनसे काम करवाती ही प्रोडक्शन से रिलेटेड ही है ऑब्वियसली। इट भले डायरेक्ट या इनडायरेक्ट उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दे आर वर्किंग फॉर द प्रोडक्शन ओनली वॉट एवर द थिंग दे आर डूइंग, वेदर दे आर चार्टर्ड अकाउंटेंट और इंजीनियर और न जाने क्या क्या।
सो अल्टीमेटली उनको उसके बदले में जो इनकम होती है, आउटपुट के लिए जो वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपने काम से, डेली काम कर रहे हैं, उसको नाम दिया जाता है, उससे होने वाली इनकम को नाम दिया जाता है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। आशीष चौधरी भाई, सीधी बात यह है, किसी का खर्चा किसी की इनकम, सीधे सीधे बात कर ली गई। अगर तुमने कैपिटल लगा के रखी है, मान लो भाई मैं बंदा हूं जिसे काम करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मेरे पास पैसा है, मैंने उठा के पैसा किसी और को दे दिया, उधारी पे, लोन पे दे दिया, तो बदले में मुझे क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। एक तरीके से वो मेरी इनकम हो गई। किसी का खर्चा किसी की इनकम होती है, सीधी बात है। तुम सही कह रहे हो यार, लेकिन यार आशीष भाई ये भी तो सोचो कि डेट अगर एक्सपेंस होगा तो किसी के पास जाके तो इनकम होगी। मैं यहाँ पे बात तो यही कर रहा हूँ ना, जैसे मैंने लेबर की बात की, तो यार लेबर को भी जो आप सैलरीज दे रहे हो, कॉम्पनसेशन दे रहे हो या वेजेस दे रहे हो, तो वो भी तो कंपनी के लिए खर्चा ही है ना। लेकिन किसी ना किसी के लिए तो जाके इनकम बन रही है ना, सीधी सी बात है। रौनक, उस बात पे मैं आऊंगा अभी, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में मैं आऊंगा, बिल्कुल आऊंगा, परेशान मत हो। मोहम्मद भाई मैं आऊंगा उस चीज़ पे। अभी जो बेस बताया वो सबको क्लियर है या नहीं, ये बता दो बस। डीपीटी कहाँ लिखा है भाई? मुझे दिख नहीं रहा भाई, डीपीटी कहाँ लिखा है? अभिषेक गुप्ता भाई फिर से पूछो मेरे से एक बार, डीपीटी क्या? रेंट और रॉयल्टी आयुष भाई दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। रेंट का मतलब होता है बेसिकली वो पैसा जो आपने अगर कोई बिल्डिंग बना रखी है और किराए पे दे रखी है, तो जो आपको मिल रहा है वो रेंट कहलाएगा। और रॉयल्टी का मतलब होता है आपका बैरन लैंड है, आपने कुछ भी कंस्ट्रक्शन नहीं किया, लेकिन जब खोदा तो उसके अंदर से नेचुरल मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करने लगे आप, आपको कोल निकल आया में भी, गोल्ड निकल आया में भी, या कुछ और नेचुरल रिसोर्स निकल आया, जब आप एक्सट्रैक्ट करने लगते हो धरती के अंदर से, तो उस पर जो चीज़ें मिलती हैं वो रॉयल्टी कहलाती है। ओके, क्लियर है? चलो तो फिर मैं आगे बढ़ना चालू करता हूँ, क्योंकि मुझे आपको ये चीज़ें अभी डिटेल में बतानी है। डेट का पूछ रहे हैं, ठीक है भाई। डेट का क्या पूछा था? डेट का मतलब उधारी होती है भाई। डेट का सीधा सीधा मतलब है कि डेट इज़ उधारी और कुछ नहीं। अभिषेक गुप्ता भाई, डेट उधारी है। उधारी मतलब जब हमने किसी से लोन ले रखा हो तो उसको आप डेट नाम देते हो। एंटरप्रेन्योर वाला थिंग, ठीक है भाई। चेष्टा, एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है, जो मैंने सबसे लास्ट में लिख रखा है, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देख रही होंगी तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है बेसिकली you are a businessman. That is entrepreneurship. You are a businessman. So when you are a businessman, what you invest in the business is capital, and that capital is termed as the equity. अब 12th में जो टेक्निकल भाषा है उसमें जो भी आप पैसा इन्वेस्ट करते हो बिजनेस में, that is termed as equity. So entrepreneurship, एक entrepreneur जो है, अगर वो अपना पैसा इन्वेस्ट करता है तो उस बिजनेसमैन को उस बिजनेस से बदले में मिलेगा क्या? लॉजिकली प्रॉफिट। इसलिए मैंने यहां लिख रखा है कि अगर कोई एंटरप्रेन्योर है, अगर कोई बिजनेसमैन है, तो बदले में वो जो चीज कमाएगा उसको नाम दिया जाता है प्रॉफिट। चलो, वेरी गुड, डाउट क्लियर। अब मैं आगे बढ़ूंगा। मैं जल्दबाजी मैं नहीं चाहता लक्ष्मी मैम, मैं चाहूँगा कि आप मेरी बातों पे ध्यान दें और ये टॉपिक ख़त्म होने तक थोड़ा सा रुकें, और मैं आपको उसके आगे की चीज़ें बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या क्या नहीं, क्योंकि अभी ये सब बेसिक लेवल पे था, इसके आगे की चीज़ें बताना बाकी है। चलो भाई, तो सबसे पहले हमने जो किया इसके अंदर, नंबर 1 था, वो था लैंड, यानी सीधी सीधी बात कर रहे थे जो हम, वो बात कर रहे थे प्रॉपर्टी की। सब लोग लिखना चालू करो और चैट सेक्शन को खाली छोड़ दो फॉर गॉड सेक। और इसके बाद भी अगर डाउट रहेगा तो मैं बिल्कुल लूंगा, लेकिन मैं गारंटी देता हूं कि इसके बाद आपको मैं जब बीच में ब्रेक लूंगा और जो एक दो चीज़ें बता चुका हूँ, बिकॉज मैं दो पार्ट में बताऊंगा, पहले लैंड लेबर बताऊंगा, फिर कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप बताऊंगा, तो उसके बाद अगर आपको डाउट रहेगा तो आप बिल्कुल पूछिएगा। तो मैं प्रॉपर्टी की सबसे पहले बात कर लेता हूँ, जिसमें आता है लैंड। नाउ लैंड से आपको 2 तरह की इनकम होती है। ए, अगर आपने किराए पे दे रखा है उसे, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है, तो आपको रेंट मिलेगा, या फिर बी, आपको रॉयल्टी मिलेगी। रॉयल्टी मतलब वही, मैं पूरी चीज़ कितनी बार रिपीट करूं, लेकिन फिर भी एक बार बोल देता हूं। अगर आपने कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं किया, एक ऐसे जंगल एरिया में आपके पास आपकी प्रॉपर्टी थी कि आपने जब उसको खोदना चालू किया तो बदले में पता नहीं क्या क्या शानदार शानदार चीज़ें निकल के आने लगी, बहुत शानदार शानदार मिनरल्स निकल के आने लगे। तो जब धरती को खोद के आप मिनरल्स निकालते हो तो आपको रॉयल्टी मिलती है। तो इफ़ आई एम टॉकिंग जस्ट अबाउट द लैंड, जस्ट अबाउट द प्रॉपर्टी, द इनकम दैट यू कैन जनरेट इज आइदर रेंट और द रॉयल्टी। इन 2 इनकम्स के अलावा कुछ नहीं होगा। नाउ इफ यू आर अ लेबर, आप वर्कर हो, या तीसरा शब्दावली अगर बोला जाए आप एम्प्लॉई हो, तो आपको इसके बदले में जो मिलता है वो बेसिकली कहलाता है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज।
अब काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे होंगे यार ये कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है, हाउ इट मेक सेंस। तो यार कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ जो है आपको 3 प्रकार से मिल सकता है। आप अपने मम्मी को या आप अपने पापा को या घर में परिवार में कोई भी अगर ऐसा है भाई बहन जो जॉब कर रहे हो, उनको इमेजिन करिएगा एक बार। तो वो घर में जो पैसा लेके आते हैं या जिस तरह से वो कमाते हैं, जिस तरह से वो अर्न करते हैं, तो वो पहला हो जाएगा, या तो उन्हें सैलरी मिलती है, ऑब्वियसली मैं चाहूँगा सैलरी मिले, या वेजेस मिलती हैं इन कैश। उन्हें पैसा कैश में मिलता है, और कैश मतलब अकाउंट में सैलरी आती है जिसको खर्च किया जा सकता है। दूसरा होता है सैलरी एंड वेजेस इन काइंड। अब काइंड का उदाहरण, जितने भी यहाँ पे बच्चे बैठे हैं जिनके पापा गवर्नमेंट जॉब में हैं, जैसे मेरे पापा हैं, तो मैं समझ सकता हूँ वो चीज़। काइंड में कैसे सैलरी और वेजेस मिलती हैं, दिवाली का टाइम होता है, पता नहीं कहाँ कहाँ से दूर दूर से अंकल लोग आते हैं और बढ़िया डब्बे में गिफ्ट देके जाते हैं। कहीं प्रेशर कुकर निकल रहा है, तो कहीं पे वो रोटी रखने वाला, चपाती रखने वाला बेसिकली डब्बा निकल रहा है, और काजू बादाम निकल रहे हैं। मैं इतने एक्साइटमेंट से डब्बा खोलता हूँ कि भाई कुछ औसम ही निकलेगा। खोला तो भैया काजू बादाम पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे घर वालों ने जो कमाया वो कैश में नहीं कमाया, यहाँ पे काइंड में कमाया। बैंक वाले हैं, उनकी ट्रिप लगा दी, जाओ घूम के आ जाओ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये क्या मिला, काइंड में मिला, ये आपको सर्विस मिली एक तरीके से कंपनी की तरफ से। यानी दे आर नॉट पेइंग यू इन कैश, इंस्टेड दे आर गिविंग यू सम फैसिलिटी और समथिंग। जैसे काफ़ी लोग जो गवर्नमेंट जॉब में हैं उनके घर में फ़ोन के बिल नहीं आते हैं क्योंकि वो सरकार भर रही है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में है। और कई बार इंटरनेट घर में फ्री ऑफ कॉस्ट BSNL का लगा है, उससे घंटा कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि चलता वो है नहीं BSNL, समझ जाओ। तो वो सब जहाँ पे कैश हाथ में नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपके पास कोई सर्विस आ रही है या कोई आपको प्रोडक्ट मिल गया या कुछ भी, तो वो सैलरी एंड वेजेस इन काइंड कहलाता है। नाउ मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि आपको सैलरी एंड वेजेस जो हैं वो पूरी नहीं मिलती हैं, क्योंकि ये सरकार का रूल है कि मान लो अगर आपकी सैलरी 70,000 रुपीज़ बनती है, तो सरकार बोलेगी ये जो 70,000 रुपये आपकी सैलरी डिसाइड हुई है कंपनी के साथ, आप कंपनी के पास गए, आपने कंपनी से डील किया, कंपनी ने बोला ठीक है 70,000 महीने का पर मंथ का आपका पैकेज बना रहे हैं हम। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 70,000 पूरा आपके जेब में आ जाएगा या आपके अकाउंट में आ जाएगा। सोन पापड़ी वालों से तो मुझे हद नफरत है, जो घर में देके जाते हैं ना सोन पापड़ी, ऐसा लगता है बस क्या ही बताऊं मैं, क्या ही कर लूं उनके साथ। तो 70,000 पर मंथ आपकी सैलरी डिसाइड हुई, आपने अपने बॉस से डिसाइड कर लिया कि भैया आपको 70,000 मिलेंगे। लेकिन जब आपके बैंक खाते में आया तो आपने देखा आपके बैंक खाते में सिर्फ 67,000 पर मंथ के हिसाब से पैसा क्रेडिट हुआ है, आपके खाते में पैसा आया। आप चिंता में पड़ गए, आप दुविधा में पड़ गए, आपने सोचा ये क्या हुआ, मेरे पास सिर्फ 67,000 रुपीज़ कैसे आया। तो मैं इसमें आपको बता देता हूं कि याद रखना, यही भारत सरकार का उसूल है कि 3,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपके काट लिए जाते हैं। पैसा आपका ही है ये जो काटा गया है, लेकिन ये सरकार का कहना है कि आपके अंदर सेविंग हैबिट होनी चाहिए, तो यह आपका 3,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से सेव कर दिया जाता है। वो होता है प्रोविडेंट फंड में पैसा डालना। ऑर्गेनाइजेशन भी थोड़ा अपनी तरफ से डाल रही है और आपकी तरफ से भी थोड़ा जाके, मतलब वो मिक्स मैच होके, सीधी बात है। उनका कहना है 70,000 में से एक स्पेसिफिक अमाउंट जो है वो सेविंग में जाना चाहिए, जो आपको रिटायरमेंट के बाद मिलेगा, या मे बी अगर आप 3-4 साल बाद खुद निकालना चाहते हो तो विड्रॉ भी कर सकते हो। लेकिन जब तक आप जॉब में हो आपको इतना पैसा ये कंट्रीब्यूट करना ही पड़ेगा। तो ये सेविंग्स में चला गया। तो मेरा आपसे ये कहना है, जब मैं यहाँ पे सैलरीज एंड वेजेस इन कैश देख रहा था, अगर आप बहुत अच्छे से देखें यहाँ पे, तो सैलरीज एंड वेजेस इन कैश आपके हाथ में जो पैसा आया वो तो 67,000 आया, लेकिन आप तो जानते हो कि आप कमाते कितना हो, 70,000 रुपीज़। तो बाकी 3,000 कहाँ चला गया, आपकी सेविंग में। और वो सेविंग को जिस नाम से जाना जाता है उसको मैं यहां पे लिख देता हूं, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का मतलब है कि जो एम्प्लॉयज काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, आप उनको कंपनसेट करना चाहते हो। आप चाहते हो कि उनको उनकी मेहनत का पूरा पैसा मिले। बट कई बार बोलते हैं ना कि हम कुछ कामों को कभी भी तोल नहीं सकते हैं पैसे में, बिकॉज एक इंसान सालों दे देता है, अपने लाइफ के सालों लगा देता है एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा रहता है, और लिटरली दैट इज द ओनली रीजन मे बी कंपनी चाहती है कि हम उसे किसी ना किसी तरह से कंपनसेट करें। और वही तरीका है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के अंदर जो बताया गया। होगा क्या,
आपको कंपनी सैलरी एंड वेजेस तो देगी ही देगी। पॉइंट नंबर 1 पे बहुत अच्छे से ध्यान देना। सैलरी एंड वेजेस कंपनी जब आपको देगी तो वो कुछ पैसा डिडक्ट करके देगी। जैसे आपने जब कंपनी से पैकेज उठाया था तो बात हुई थी 70,000 रुपीज़ की। आप बहुत खुश थे कि आपकी जेब में 70,000 रुपीज़ आएगा। आपको बहुत अच्छा भी लग रहा था कि चलो यार एक अच्छा पैकेज मिल गया है, मैंने एक अच्छा पैकेज उठा लिया है 70,000 का। ये था पर मंथ का सिचुएशन। लेकिन जब महीना एंड हुआ और आपने अपना बैंक बैलेंस चेक किया तो पता चला पासबुक में तो लिखा हुआ था कि आपके पास सिर्फ 67,000 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से पहुंचे। आप परेशान हो गए, आपको पता ही नहीं कि वो 3,000 रुपये कहाँ चले गए। आप भागे भागे ऑर्गेनाइजेशन के पास गए, ऑर्गेनाइजेशन से पूछा कि यार अपनी बात जब 70 की हुई थी, वाई द हेल आई एम गेटिंग जस्ट 67,000 रुपीज़। तो कंपनी ने आपको समझाया भैया आपका पैसा 70,000 ही है, लेकिन 67,000 रुपीज़ आपके हाथ में आया है, मतलब बोला जाएगा आपको कैश मिलेगा, और बाकी 3,000 रुपये जो है वो आपके पीएफ में डाल दिया गया है, प्रोविडेंट फंड में डाल दिया गया है। मैंने पूछा ये पीएफ क्या होता है, तो कंपनी ने समझाया पीएफ का मतलब कुछ नहीं है, आपका ये पैसा सरकार की स्कीम के अकॉर्डिंग सेव करना मैंडेटरी है। मतलब आपका एक प्रोविडेंट फंड का अकाउंट खुला हुआ है, उसमें ये 3,000 रुपये जाके जमा हो गए हैं, आप 1-2 साल बाद जाके कभी भी निकाल सकते हो, लेकिन अधिकतर लोग जो निकालते हैं वो रिटायरमेंट के बाद ही निकालते हैं। तो आपको सांस में सांस आई, चैन में चैन आया, क्योंकि आपको लगा चलो भैया पैसा पूरा है, बस ये 3,000 सेविंग के लिए जा रहा है। तो यहां तक समझ में आया, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं, क्योंकि मुझे पूछना ज़रूरी है भाई, अगर आपको आ गया तो ही मैं आगे बढ़ूंगा। यहां तक क्लियर है या नहीं? लेबर, वर्कर, एम्प्लॉय जिनको आप बोलते हो उनको कॉम्पनसेशन किस 3 तरीके से मिलती है, क्या क्लियर है? अगर मुझे यहां से यस का ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। ओके गुड, वेरी गुड यार, वेरी गुड। मोहम्मद सैम को भी आ गया है, फेरू भाई ने भी बोल दिया है। हाँ वो रहता है, इंटरेस्ट वगैरह रहता है, बढ़ता रहता है, वो अलग ही कहानी है ऋषु भाई। सर एम्प्लॉयर जो सोशल सिक्योरिटी के लिए कंट्रीब्यूट करता है दैट इज टैक्स डिडक्टेबल। हाँ उसमें टैक्स बेनिफिट मिलता है, वो मिलता है। अगर कोई 1-2 साल काम करके जॉब लीव कर दे उसे एम्प्लॉयज का प्रोपोर्शन, हाँ हाँ मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा डेजी, बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल उसके पास पैसा आएगा। जो जितना टाइम उसने काम किया है और जितने महीने उसका पैसा कटा है प्रोविडेंट फंड का, वो उसके पास आएगा उसकी जेब में, उसे कोई नहीं छीन सकता उससे। पहले महीने से अगर उसने 1 महीने भी डेजी जॉब करके छोड़ दी है तो उसे पैसा मिलेगा। तो यार मेरे भाइयों, मैं आगे यही तो समझा रहा था तुम्हें। सैलरी एंड वेजेस इन कैश जो उसके हाथ में आया वो 67,000 है। काइंड में उसके पास सोन पापड़ी आई, तो काइंड तो अभी छोड़ दो, अभी उसके अपन डिस्कशन ही नहीं कर रहे। और जो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम था वो 3,000 रुपये चला गया। तो यानी जब मुझे कॉम्पनसेशन पूरा निकालना होगा, ध्यान दीजिएगा कॉम्पनसेशन पे, जब मुझे ये पैसा पूरा निकालना होगा तो मुझे सैलरीज एंड वेजेस इन कैश जो है उसमें एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम भी करना पड़ेगा, तभी मेरे पास नेट अमाउंट आएगा कि उसकी जेब में वो पैसा कितना जा रहा है इनकम के फॉर्म में। प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट इज समथिंग दैट यू हैव इन्वेस्टेड इन एनी मार्केट फॉर द पर्पज ऑफ सेविंग, दैट इज इन्वेस्टमेंट। सर पीएफ का अमाउंट फिक्स होता है? हाँ पीएफ का अमाउंट फिक्स होता है। पेंशन 2 तरह की होती है, एक ओल्ड एज पेंशन होती है, एक रिटायरमेंट पेंशन होती है। तो जो रिद्धदीप भाई हैं हमारे, मैं आपको बताना चाहूँगा जो हम काउंट करते हैं भाई वो रिटायरमेंट पेंशन काउंट करते हैं। अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू कि तुमने इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा। तो पेंशन जो काउंट अगर कभी होगी आगे चल के, अगर अपन कभी करेंगे, तो पेंशन इज ऑलवेज ऑफ रिटायरमेंट वाली पेंशन। ओल्ड एज पेंशन को नहीं लिया जाता है, क्योंकि ओल्ड एज पेंशन सरकार सिर्फ आपको इसलिए देती है क्योंकि आप बूढ़े हो और आपने उसके लिए कोई काम नहीं किया। रिटायरमेंट पेंशन वो होती है जिसके लिए आपने सालों से काम किया, आपका कुछ पैसा जमा होते हुए आया, अब आप रिटायरमेंट पे उसको निकाल सकते हो। तो ये जो रिटायरमेंट वाली पेंशन है इसके लिए आपने इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट किया था। ओल्ड एज पेंशन सरकार सिर्फ बूढ़े लोगों को मदद देना चाहती है, इसलिए ओल्ड एज पेंशन देती है, तो उसको काउंट नहीं करते हैं। इफ़ इन केस यू आर आस्किंग कि कौन सा पेंशन लिया जाता है। मोहम्मद सैम ने बिल्कुल सही बोला है, नेट इनकम उसकी 70 होगी, उसके हिसाब से होगा, बिल्कुल सही। आपके एग्जांपल में 3,000 एम्प्लॉय की सैलरी में से कट होके गए, फिर नेम एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन नेम क्यों है? एम्प्लॉय दे रहा है, बिल्कुल डेजी आपने बिल्कुल सही पूछा है, क्योंकि एम्प्लॉयर ने बोला था कि ये जो पैसा है ना पीएफ का, ये जो मैंने लिखा है 3rd पॉइंट, ज़रा ध्यान से देखो, ये प्रोविडेंट फंड का पैसा एम्प्लॉयर अपनी तरफ से लगाता है, एम्प्लॉयर अपनी जेब से पैसा देता है, लेकिन क्योंकि एम्प्लॉयर को पैसा देना तो है, वो एम्प्लॉय को ही पैसा देगा,
जो एम्प्लॉय उसके यहाँ पे काम कर रहा है, मतलब जो बॉस है, मैं अगर आपको बहुत बहुत प्यारी सी लैंग्वेज में समझाऊं, जो बॉस है वो एम्प्लॉयर है और वो कंट्रीब्यूट करेगा सोशल सिक्योरिटी स्कीम में, किसके लिए? आपके लिए। तो वो आपका पैकेज उस पैसे को जोड़ के गिनाएगा आपको, एक तरीके से वो आपको एहसास दिलाएगा, वो बॉस वाली फीलिंग लेके आएगा कि सुनो भैया 67 तो मैं तुम्हें दे रहा हूं, ये तुम्हारी बेस सैलरी है, और 3000 मैं तुम्हारे एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन में भी कंट्रीब्यूट कर दूंगा, चल भाई, तो इस हिसाब से तुम्हारी सैलरी हो गई 70,000 रुपए। तो ये जो बॉस है, ये जो एम्प्लॉयर है, ये ऐसे शो ऑफ कर रहा है, तो उस बंदे की एक्चुअल सैलरी जो बनती है वो 67,000 है, और बाकी जो 3000 रुपए है वो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है, बट वो सैलरी पैकेज दिखाने के लिए उसको भी काउंट करेगा। सब में है राज भाई, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, सब में है। हाँ कशिश सही बोल रहे हैं आप। और कोई डाउट प्लीज मुझसे पूछ लो, क्योंकि अच्छे अच्छे डाउट्स आ रहे हैं, तो आई एम फीलिंग गुड अबाउट इट कि तुम लोग सही चीजें पूछ रहे हो। एनीथिंग एल्स? अदरवाइज क्लियर, तो मैं आगे बढ़ूं। ये नोट कर लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद लगा के बैठा हुआ हूं तुम लोगों से। हाँ, इंक्लूडेड फ्रॉम बोथ साइड, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, बिल्कुल सही है, एम्प्लॉय की तरफ से भी होता है, एम्प्लॉयर की तरफ से भी होता है। डेजी बिल्कुल सही बोला है। लक्ष्मी मेरे ख्याल से आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मैंने बोल दिया है। नो अनीश, इट इज नॉट बीइंग कंट्रीब्यूटेड बाय द गवर्नमेंट, इट इज कंट्रीब्यूट बाय अस। हम कौन है? एम्प्लॉयज हैं, एंड हमारे एम्प्लॉयर, हमारे बॉस, दोनों मिलकर कंट्रीब्यूट करते हैं। रौनक, यस इट अप्लाइज बोथ इन पब्लिक एंड प्राइवेट। ठीक है, मैं इसको एक बार और क्लियर करूंगा, क्योंकि मैं आधा अधूरा छोड़ के नहीं जाऊंगा। मैं नहीं चाहता कि तुम लोग बैठ के रटो मेरे स्टूडेंट होके। तो एक लास्ट चीज और मैं तुम्हें समझाना चाहूंगा, सैलरी एंड वेजेस इन कैश काइंड और एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम को लेके। चलो भाई, एक बंदे का पैकेज है 50,000 रुपीज का, कंपनी ने उसको ये सैलरी देने का प्रॉमिस किया है। नाउ क्या होता है, जो सैलरी डिक्लेयर होती है उसके अंदर भी थोड़े थोड़े कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो कॉम्प्लिकेशंस निकल के आने लगे, कंपनी ने इसको फर्दर बाइफर्गेट करना चालू किया। उन्होंने बताना चालू किया कि इसको कैसे एम्प्लॉय को दिया जाएगा। तो सबसे पहली चीज कंपनी ने बोली, भैया देखो यार, जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं वो तो तुम्हें भी फॉलो करने पड़ेंगे, वो तो मुझे भी फॉलो करने पड़ेंगे। लाइक आई एम द बॉस और मेरा कोई एम्प्लॉय है, मैं उसको समझा रहा हूं, ठीक है भैया, मेरे अंडर जो काम करता है, आई एम द एम्प्लॉयर। जो जॉब पे रखता है बंदा, वो बंदा कहलाता है एम्प्लॉयर, वो बंदा कहलाता है बॉस, और जो काम करता है, जो जॉब करता है, उसको नाम दिया जाता है एम्प्लॉई। नाउ यहां पे होगा क्या, गिनाया जाएगा सैलरी के बारे में। कैसे गिनाया जाएगा उसको मैं समझाऊंगा। देख भाई, 48,000 तो तेरी सैलरी बनती है। मैं समझा रहा हूं अपने एम्प्लॉय को, जो मेरा स्टाफ है ना, स्टाफ मेंबर, उसको समझा रहा हूं। 48,000 तो तुम्हें बैंक अकाउंट में मिलेंगे ट्रांसफर होके। मैं बड़ा खुश हो गया, लेकिन थोड़ा सा दुखी भी हुआ, क्योंकि ये 50,000 की सैलरी की बात कर रहा है और दे रहा मुझे 48,000 ही है। फिर उसने मुझे आगे गिनाया कि भैया प्रोविडेंट फंड में पैसा लगाना पड़ता है, पीएफ में, जिसको हम ब्रॉड कॉन्फ़िगरेशन में बोलते हैं एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन। पीएफ में लगाना है पैसा, ठीक है, अभी मैं इसको नहीं लिख रहा। तो तुम्हारी तरफ से मैंने बोला बीइंग अ बॉस कि 1,000 रुपए तुम्हें भी देने पड़ेंगे उस कंट्रीब्यूशन में, तुम्हारी तरफ से 1,000 रुपए कटेगा, और जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी तरफ से भी 1,000 रुपए कटेगा। तो इनडायरेक्टली देखा जाए तो जो पीएफ है उसमें टोटल 2,000 रुपए जा रहे हैं। अब यार वो जो बेचारा बैठा हुआ था ना एम्प्लॉय, बेचारा डरा सहमा सा कि पता नहीं क्या क्या टेक्निकलिटी बता रहे हैं मुझे, उसने मेरे से पूछा, सर ये तो 1,000 रुपये मेरी तरफ से क्यों दे रहे हो, मेरे को नहीं देना। तो ऑर्गेनाइजेशन ने समझाया, मतलब मैंने, बॉस ने समझाया कि भैया तुम्हारे कहने पे नहीं चलेगा, ये सरकार का रेगुलेशन है, सरकार का नॉर्म है, तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा। यानी तुम्हारी तरफ से भी 1,000 रुपये जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी 1,000 रुपये जाएगा, यानी टोटल पीएफ में जो जाएगा वो जाएगा 2,000 रुपये। अब आप मेरे से पूछोगे कि जब हम एम्प्लॉयर ही लेते हैं, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन ही लेते हैं, तो फिर मैं ये वाला पीएफ भी काउंट क्यों करूंगा? तो वो भी मेरी बात सुन लो मेरे भाइयों। एक तरीके से देखा जाए तो इस बंदे का खुद का पैसा बनता है 49,000। ये इस बंदे का सेल्फ मेड कंट्रीब्यूशन है, इस बंदे का सेल्फ मेड पैसा है। इसमें तो किसी को कोई दुविधा नहीं होगी मेरे ख्याल से कि 48,000 उसके बैंक में जा रहा है और उसी का कंट्रीब्यूशन उसकी तरफ से, एम्प्लॉई जो बेचारा है, जो जॉब कर रहा है, उसकी तरफ से जा रहा है 1,000 रुपये। मतलब उस बंदे का टोटलिटी में बन रहा है 49,000 रुपीज़। और जो ऑर्गेनाइजेशन दे रही है, यहां पे ध्यान दीजिए, जो ऑर्गेनाइजेशन दे रही है वो 1,000 रुपये दे रही है सोशल सिक्योरिटी स्कीम में। तो इनडायरेक्टली भैया नेट जो है
एक बंदे ने पैसा कितना कमाया मुझे तो ये काउंट करना है, तो निकल के आया बंदे ने जो टोटलिटी में पैसा कमाया है वो 50,000 रुपए है। अभी बताओ क्या अभी भी दिक्कत है? अनुरीत आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं अब। राज भाई ये सेट करती है जो रेशियो है ये गवर्नमेंट सेट करती है। मुझे सेंट% क्लियरिटी चाहिए सबकी इस पर्टिकुलर टॉपिक में, सेंट% क्लियरिटी, जरा सा भी इधर उधर नहीं होना। मृदुल ने बोला है अल्टीमेटली तो एम्प्लॉय ने ही दिया ना। नहीं भैया, एम्प्लॉय ने नहीं दिया मृदुल, क्योंकि इसमें एक चीज हो सकती थी मृदुल भाई, जो एम्प्लॉई है हम उसको 49,000 ही सिर्फ सैलरी ऑफर करते और बोलते कि तुम देते रहो, लेकिन हमने बोला 49,000 तुम्हारा और हम 1,000 रुपये अपनी तरफ से एक्स्ट्रा दे रहे हैं जो कंट्रीब्यूशन है तुम्हारी सेविंग में। साक्षी ने बोला बिल्कुल सही बोला साक्षी, ऑर्गेनाइजेशन तो अपने में से देगी ना। बिल्कुल साक्षी, तभी तो देखो ना ऑर्गेनाइजेशन अपने में से देती है, इसलिए तो साक्षी देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, चेक करो, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन मतलब एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्ट्रीब्यूशन। आपने बिल्कुल सही बोला है, एम्प्लॉय अपनी जेब से देता है। हाँ भाई, वो अपनी जेब से इन द सेंस अपनी सैलरी में से देता है, जेब से नहीं देना है, उसकी सैलरी आई कटेगा पैसा उतना तो। हाँ शुभ सही बोला, बैंक में जाके सेविंग में चला गया, बिल्कुल सही बोल रहे हो। ऑर्गेनाइजेशन का पैसा रहता ही नहीं, ऑर्गेनाइजेशन ने सीधे सीधे डाल दिया प्रोविडेंट फंड में पैसा, ऑर्गेनाइजेशन के पास रहा ही नहीं वो पैसा, सरकार के खाते में चला गया जो कि प्रोविडेंट फंड का खाता है। अब तुम जाकर 1 साल बाद 2 साल बाद कभी भी वहां से पैसा निकाल सकते हो। ऑर्गेनाइजेशन तो हर महीने उतना पैसा इंस्टेंट तुम्हें देने के तुम्हारे पीएफ के खाते में क्रेडिट कर देती है, उसमें डाल देती है ताकि तुम्हारा पैसा सेव हो जाए। साक्षी 50-50 होता है क्या? हाँ बेसिकली 50-50 होता है। अब यार अगर अनुरीत ग्रेचुटी पे आए ना तो फिर वो बहुत लंबा खिंच जाएगा और सब कंफ्यूज हो जाएंगे, तो मैं तुम्हें बिल्कुल पर्सनली में समझाऊंगा, टेंशन मत लेना, और मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा। अभी उस पर अपन ध्यान ही नहीं देते, अपन को तो मालूम ही नहीं है, सीधी सीधी बात है। अपन सोच के चलते हैं कि अपन ने ऐसा कुछ सीखा ही नहीं है, अपन को सिर्फ आता है एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। वो अपन डिस्कस करेंगे जब एक बार तुम्हारे माइंड में ये इम्प्रिंट हो जाएगा ना बहुत अच्छे से, तो मैं बिल्कुल तुम्हें क्लियर करके बताऊंगा। मृदुल ने सही बोला है, बिल्कुल मृदुल भाई सही बोल रहे हो। बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन इज गिविंग सैलरी विच इंक्लूड्स अमाउंट ऑफ सेविंग, बिल्कुल सही है। हाँ मोहम्मद सैम उसको पूरे 2,000 रुपये मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, क्योंकि वो उसको बिलोंग करते हैं, बस वो सेविंग में चले गए मृदुल, पूरे 2,000 रुपये मिलेंगे, बिल्कुल सही है। क्लियर है मतलब सबको? तो जो बोला है गवर्नमेंट को अमाउंट, गवर्नमेंट को अभिषेक अमाउंट नहीं मिलेगा, सीधी सीधी बात है। ये जो पीएफ वाला सिस्टम होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन ने पीएफ में पैसा डाला है, ये पीएफ भारत सरकार चलवाती है। तो 1,000 रुपये आपका जो एम्प्लॉई है, मतलब जो बंदा था, जो सैलरी जिसको मिल रही थी उसने दिया है, और 1,000 रुपये ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी तरफ से दिया है। ऐसे भारत सरकार के पास टोटलिटी में अभिषेक भाई 2,000 रुपये रखा हुआ है। अब ये पैसा गवर्नमेंट का नहीं हुआ है, ये पैसा उस इंडिविजुअल का ही है जो बेचारा मेहनत करके काम कर रहा है और पैसा कमा रहा है। सीधी बात है, बस गवर्नमेंट की स्कीम में लगा हुआ है, जिस स्कीम को नाम दिया जाता है पीएफ। अब वो इंडिविजुअल मे बी 1 साल बाद, मे बी 2 साल बाद, कभी भी वो पैसा निकाल सकता है इंडिविजुअल। सरकार से तो गारंटी रहती है भाई पैसा मिलेगा ही मिलेगा। सर जो एग्रीमेंट साइन होता है एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में, तो उसमें ये क्लॉज मेंशन होता है? हाँ हाँ मेंशन होता है भाई, ये कटेगा पैसा, बिल्कुल बिल्कुल मेंशन होता है। चलो सबको क्लियर है? अच्छा यहाँ तक कि बहुत दिमाग बिल्कुल एकदम भर गया है। ठीक है भाई, ठीक है भाई, चलो तो मैं कुछ चीज़ें तुम लोगों को क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद फिर अपन देखते हैं कि क्या करना है। थोड़ा सा मेरी बात सुन लो, चलो काफ़ी डिटेल हो गया, मैं समझ सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ। तो भैया अपन ने क्या सीखा, जो आपके पास प्रॉपर्टी है उससे जो पैसा आप कमाते हैं वो तो या तो रेंट होगा या तो रॉयल्टी होगा। क्या ये चीज़ क्लियर है? सेकंड, अगर आप एक लेबर हैं या वर्कर हैं या एम्प्लॉय हैं तो आप ऑर्गेनाइजेशन में जाकर पैसा कमाएंगे। मैं लास्ट टाइम एक्सप्लेन कर रहा हूं, मुझे सबका ध्यान चाहिए यहां पे, सारे के सारे। तो जब मैं लेबर जैसे, वर्कर जैसे और एम्प्लॉय जैसे पैसा कमाऊंगा तो मैं ये तो जानता हूं कि मुझे सैलरी मिलेगी, और मैं उस चीज़ को लेकर बड़ा खुश भी हूं, ऐसा नहीं है, मुझे सैलरी को लेकर बहुत खुशी है। तो मुझे पहली चीज़ तो भाई सैलरी एंड वेजेस मिलेगी, और वो भी कैश में, तो ये चीज़ से मैं बड़ा खुश हूं। प्लस मुझे सैलरी एंड वेजेस में भी हो सकता है काइंड में मिल जाए। काइंड का मतलब कोई मिठाई का डब्बा दे जाए, कोई काजू बादाम का डब्बा दे जाए, तो कोई प्रेशर कुकर ही दे जाए। और फाइनली प्लस दिक्कत ये हो जाती है कि जो सैलरी और वेजेस मुझे कैश में मिली है वो मुझे पूरी सैलरी नहीं मिलती है, मेरी कुछ पैसा कट के मिलती है। अगर मेरी सैलरी 80,000 रुपीज़ है, मान लेता हूँ मेरी नेट सैलरी 80,000 रुपीज़ है, अगर मैं पूरी की पूरी सैलरी देखूँ 80,000 रुपीज़ अगर मैं कमाता हूँ, तो मेरे खाते में
सिर्फ 77,000 रुपीज़ आए कैश में, यानी मेरे बैंक खाते में सिर्फ 77,000 आए, तो भाई मेरे बाकी के 3,000 रुपये कहाँ गए? तो बाकी के 3,000 रुपये मेरे सेव होने चले जाते हैं भारत सरकार के पास, जिसको नाम दिया जाता है एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। और वो पैसा है 3,000 रुपये, जो कि भारत सरकार के पास जा चुका है 3,000 रुपये सेव होने के लिए, क्योंकि सरकार का कहना है कि आपको साथ साथ में सेव करना बहुत ज़रूरी है। तो ये पैसा जा चुका है। यानी अगर कोई आपसे पूछे कि इनकम एक बंदे ने नेट कितनी कमाई, तो आप बोलोगे 77,000 कैश आया, 3,000 उसका भारत सरकार के पास जाके सेव हो चुका है, तो टोटलिटी में जो उसने पैसा कमाया वो 80,000 रुपये है। तो जब भी आपसे कोई बोलेगा कि यार मुझे निकाल के बताओ कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ कितना है, तो अपन जो निकालेंगे कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, वो दोनों को प्लस करके निकालेंगे 3,000 और 77,000 को, यानी कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ का आपका फाइनल फिगर आएगा 80,000 रुपीज़ का। पलक प्लीज़ बताइए आपका डाउट क्या है, मैं बिल्कुल जानना चाहूँगा आपका डाउट। आप एक बार फिर से पोस्ट कर दीजिए पलक, क्योंकि क्लियर के बाद मुझे आपका कुछ दिख नहीं रहा मैसेज। अगर सैलरी से टैक्स लगेगा तो पूरा 50,000 पर लगेगा ना? नहीं, पीएफ कटने के बाद टैक्स लगता है। टैक्स पीएफ कटने के बाद पीएफ कटने के बाद वो सेविंग में चला गया, आपको टैक्स कंसेशन मिलेगा उस पर, बिल्कुल मिलेगा। रौनक भाई ये फर्स्ट मेथड है, इससे पहले जो भी इंट्रोडक्शन है बेसिक्स वो मैं सारे पहले ही बता चुका हूँ इससे पहले की 2 क्लासेस में। दिस इज़ द 3rd क्लास। गवर्नमेंट इंटरेस्ट देती है पीएफ पे, बिल्कुल देती है, कुछ बहुत बेसिक अमाउंट देती है बट देती है। ड्रीम ट्रैवलर भाई आपका आंसर, मतलब नेट सैलरी इक्वल्स टू कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। आशीष भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और पूछिए प्रथम भाई, जो आपने पूछा है कि हम किसी और को कैपिटल देंगे, हम अपना कैपिटल किसी और को दे रहे हैं, ये एक सोर्स ऑफ इनकम है बेटा। आप ऐसा कर भी सकते हो और आप ऐसा नहीं भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर है कि क्या आप अपनी कैपिटल से पैसा कमाना चाहते हो। सीधी बात है, ये भारतवर्ष है, आप अपनी प्रॉपर्टी का भी पैसा कमा सकते हो, लैंड, लेबर यानी आप काम करके भी पैसा कमा सकते हो, कैपिटल मतलब आप लोन दे के भी पैसा कमा सकते हो, एंटरप्रेन्योरशिप मतलब आप बिजनेस करके भी पैसा कमा सकते हो। दीज आर द ऑप्शंस दैट आर अवेलेबल विद यू। यार प्रथम गुलाटी भाई ये ऑप्शन है बस। इशिका शर्मा, मॉनेटरी एस्पेक्ट में ही काउंट होगा बेटा वो, उसका रीज़न है क्यों, क्योंकि आपको जो आइटम मिला है, जो गुड्स मिले हैं, या मे बी जो टूर पैकेजेस मिले हैं, उसको काउंट किया जाएगा कैश में ही, मतलब इन द सेंस पर्क्स में ही, जो आपको बेनिफिट मिल रहे हैं, यानी वो जो आप सर्विस कर रहे हो उसके कारण ही मिल रहे हैं, तो वो दैट विल बी नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट। आई नो आपको उसके बदले में गुड्स मिल रहे हैं, हार्ड कैश नहीं मिल रहा है, लेकिन उसको काम जो काउंट है वो इनकम में ही किया जाएगा अल्टीमेटली, बिकॉज देयर इज अ लॉजिक कि आपकी मेहनत का आउटपुट का रिटर्न है वो, तो वो उसको कैश के बराबर ही माना जाएगा। आपकी जो आपने लेबर दिया, जो आपने आउटपुट दिया, उसके बदले में आपको वो पैसा मिला, तो काइंड को भी मॉनेटरी एस्पेक्ट में कैलकुलेट तो करना पड़ेगा, बिकॉज नथिंग इज फ्री। इफ यू आर डूइंग द आउटपुट, दैट इज द ओनली रीजन यू आर गेटिंग दोज थिंग्स। अभिषेक गुप्ता ने पूछा है 3,000 का अमाउंट कब मिलेगा? आप 1 साल बाद कभी भी निकाल सकते हो, 2 साल बाद कभी भी निकाल सकते हो। नहीं निकालना है तो रिटायरमेंट के बाद आपको किश्तों में मिलना चालू हो जाएगा। आप चाहो तो लमसम भी कभी भी निकाल सकते हो, रिटायरमेंट से पहले भी, रिटायरमेंट के बाद भी आप निकाल सकते हो, आपका पूरा अधिकार है। साक्षी, पीएफ इज अ पार्ट ऑफ सोशल सिक्योरिटी स्कीम। बिल्कुल बिल्कुल वो चीज़ अलग है, लेकिन जो मैं कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूँ उस कॉन्टेक्स्ट से समझने की कोशिश करो दैट पीएफ इज काइंड ऑफ अ पार्ट ऑफ सोशल सिक्योरिटी स्कीम, जो इन्वेस्टमेंट्स किए जाते हैं। फिर ऐसे तो बहुत ईसॉप भी आ जाता है, फिर मैं अगर उससे डिटेल में चले जाऊंगा तो फिर बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा। अभी हम सिर्फ बेसलाइन बना रहे हैं, उसके फिर बाद मैं तुम लोग को बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर बता सकता हूँ। चंदनदीप ने, वैसे जो टैक्स कटेगा सैलरी का, इनकम कम हुई है। हाँ ना, हुआ ना भाई चंदनदीप, यही तो फायदा है सेव करने का। सरकार खुद कहती है चिल्ला चिल्ला के सेव करो और टैक्स का बेनिफिट उठाओ, टैक्स कम देना पड़ेगा अगर तुम सेव करोगे। चंदनदीप ये बोलती है सरकार। ना 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 माही, सीधी बात है, सरकार बोलती है सेव करो ताकि तुम्हें टैक्स में बेनिफिट मिले। सरकार देती है टैक्स में बेनिफिट अगर आप सेव करते हो तो, नहीं करोगे तो पूरी सैलरी पे देना पड़ेगा, सीधी बात। नहीं करोगे तो पीएफ पे टैक्स नहीं लगता है पार्ले जी भाई, बिल्कुल नहीं लगता है। सैलरी एंड वेजेस इन काइंड की वैल्यू ऐड होती है प्रेम भाई, प्रेम जहांगीर भाई, बिल्कुल ऐड होती है। अभिषेक तुम्हारा आंसर मैंने दे दिया, शेयर्स एंटरप्रेन्योरशिप में आएगा। बिल्कुल 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 अनुरीत आपने सही बोला है, जो शेयर्स होते हैं ना, वो शेयर्स एक्चुअल में शेयर्स का ही दूसरा नाम इक्विटी भी कह जाता है, शेयर्स का दूसरा नाम ही इक्विटी है।
प्रीति थोड़ा सा रुक जाओ बेटा, थोड़ा सा रुक जाओ, बाकियों को क्लियर हो जान दो। मैंने वो क्लियर कर दिया, टैक्स वाला पोर्शन क्लियर कर दिया। कोई और डाउट बचा है तो बताओ। पीएफ से जो पैसा जमा होता है, ये मैं आंसर दे रहा हूँ रिया को। पीएफ से जो पीएफ में हर महीने 3-3 हज़ार कट के सालों 30 साल तक पैसा जमा हुआ, वो रिटायरमेंट के बाद आपको पेंशन के फॉर्म में मिलता है। ठीक है सर, डिफरेंस ऑफ एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम। कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम ये प्राइवेट होता है। ये आपको अगर कोई पेंशन स्कीम लेनी है, अलग से लेनी है, एलआईसी की लेनी है, किसी और की लेनी है, तो वो आप अलग से ले सकते हो। ये एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड सरकार की नेसेसिटी है, सरकार ने बोला ये तो करना ही है, बाकी सब ऑप्शनल है, तुम्हें किसी में डालना है तो डालो कि रिटायरमेंट के बाद तुम्हें पैसा मिलता रहे। अब इशिका, तुमने बॉल ही दूसरे ग्राउंड में फेंक दी। इशिका शर्मा के गिफ्ट फ्रॉम अब्रॉड, गिफ्ट फ्रॉम अब्रॉड तो दूसरी चीज़ हो गई ना। अगर मुझे मेरी मौसी ने अब्रॉड से गिफ्ट भेजा तो मैं उनके लिए कौन सी जॉब कर रहा हूँ? मैं तो बात कर रहा हूँ अगर आप एम्प्लॉई हो उसकी, अगर आप एक एम्प्लॉय बन के बैठे हुए हो, आप किसी के अंडर काम कर रहे हो, दिन रात दे रहे हो अपना, बदले में वो आपको सैलरी देता है, आपने काम अच्छा किया तो दिवाली पे उन्होंने आपको गिफ्ट दे दिए, या मे बी 3 साल में एक बार टूर पैकेज दे दिया, उसको काउंट किया जाएगा। मैं तो सिर्फ जॉब की बात कर रहा हूँ, लेबर की बात कर रहा हूँ, जब आप किसी के यहाँ पे जाके कोई काम करते हो। ठीक है इशिका, क्लियर है? यस अनीश, अगर एंटरप्रेन्योर ने इन्वेस्ट किया इक्विटी में तो वो इन्वेस्टमेंट ही कहलाता है। सैलरी इन काइंड क्यों ऐड नहीं किया? क्योंकि अभी अपन बाकी सारी चीज़ें ज़्यादा कर रहे थे आशीष भाई, और सैलरी इन काइंड इतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं, क्योंकि उसकी सीधे सीधे वैल्यू दी होगी तो मैं बस वो ऐड करनी रहेगी, उसमें कोई इतना कॉम्प्लिकेशन है ही नहीं। प्रथम ने पूछा है टैक्स कैसे कैसे सेव कर सकते हैं। अनदर डे टॉपिक, जिस दिन अपन फ्री बैठेंगे मैं सब बताऊंगा टैक्स कैसे सेव कर सकते हो। हाँ नेगी साहब, ये पब्लिक और प्राइवेट दोनों में होता है। हाँ कशिश, सैलरी इन काइंड की वैल्यू एस्टिमेट हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। ये डाउट सब लोग सुनना बैठ के, क्योंकि ये टाइम पास नहीं हो रहा है। जो तुम लोग अगर अपने आप को बिल्कुल होशियार समझ के बैठे हो कि मुझे तो सब आता है, पता नहीं ये क्यों टाइम पास चल रहा है, अपने माइंड को सीखने से रोक रहे हो। बिकॉज ये चीजें जो अभी बच्चे पूछ रहे हैं ना, यहाँ 50 बच्चे बैठ के, ये जब तुम अकेले क्वेश्चन करने बैठोगे तो ये तुम्हारे दिमाग में घूमेंगे, यही डाउट्स होते हैं। और इस ग्रुप का फायदा उठाओ, एक क्लोज्ड ग्रुप में जब अपन चीजें डिस्कस कर रहे हैं, डोंट पुश योरसेल्फ कि अरे यार बहुत बोरिंग हो रहा है यार, कैसे पढ़ाई करेंगे, ऐसा तो नहीं होगा। नहीं, सीखो। ये माइन्यूट डिटेल्स होते हैं जो बाद में घूमते हैं दिमाग में। सर नेट सैलरी में सैलरी एंड वेजेस इन काइंड, यस इट विल बी काउंटेड। तो एक तरीके से ऐसा काउंट होगा कि सैलरी मुझे मिली थी, चेक कर लो, 67,000, ठीक है। मुझे 1,000 रुपये के समोसे दिए थे कंपनी ने खाने को, क्योंकि मैंने बहुत अच्छा काम किया था, और 3,000 रुपये सोशल सिक्योरिटी स्कीम में गया था। तो जो मैं सैलरी, जो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ लूँगा नेट, वो लूँगा मैं 71,000 का। ये देख लो भाई, चेक कर लो, ये मैंने लिख दिया। सैलरी एंड वेजेस इन काइंड भी लूँगा, कैश भी लूँगा, और जो एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ है वो भी लूँगा। तो ऐसे 71,000 नेट आएगा। नहीं यार केशव, ऐसा कुछ नहीं है कि टैक्स डोनेशन करने से बचता है, पता नहीं। हाँ ओके, मैं समझ गया आप क्या पूछो। हाँ, अगर आप डोनेशन वगैरह करते हो तो टैक्स बचता है। जैसे अभी जो ये सारा सिचुएशन चल रहा है, आपने देखा होगा इतना इंडिया में, तो अगर आप प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में पैसा डालते हैं तो उसमें आपको टैक्स कंसेशन मिल जाएगा। हाँ लक्ष्मी, पर मंथ होता है ये, जो पूरा जो ये मैंने इतना कैलकुलेशन किया ये पर मंथ है, लेकिन क्वेश्चंस में आपको एक ही ईयर के हिसाब से दिया होगा, तो टेंशन मत लेना। सर डिबेंचर्स कैपिटल में आएगा या एंटरप्रेन्योरशिप में? डिबेंचर्स कैपिटल में आएगा अनुरीत, बिकॉज डिबेंचर इज अ काइंड ऑफ लोन। अगर तुमने मेरे अकाउंट्स के वीडियो देखे होंगे तो मैंने उसमें बहुत अच्छे से क्लियर की है ये चीज़। वो तो वेजेस से भी जाएगा, अगर आप कहीं पे भी कर रहे हो काम तो वो तो सबसे जाएगा, वेजेस से जाएगा, सैलरी से जाएगा, फलाना ढिमका, सबसे ही जाएगा। हाँ सोनी साहब बिल्कुल सही बोल रहे हैं, इनकम टैक्स में तीनों चीज़ें ऐड होंगी, बिल्कुल तीनों चीज़ें ऐड होंगी, सैलरी एंड वेजेस इन कैश, सैलरी एंड वेजेस इन काइंड, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। अगर मान लो उसमें क्वेश्चन आपने पढ़ा पूरा और सैलरी एंड वेजेस इन काइंड नहीं भी दिया हुआ, तो गुस्सा मत होना, परेशान मत होना, छोड़ देना। फिर किसको ऐड कर देना? सैलरी एंड वेजेस इन कैश को ऐड कर देना और एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन को ऐड कर देना, दोनों को ऐड कर देना और आंसर लिख देना। सबके डाउट क्लियर हैं और सब बैठ के देख रहे हैं। मुझे सब पे बहुत प्राउड है कि एटलीस्ट तुम लोग अपना दिमाग ओपन करके रखे हो, कि तुम लोग डाउट्स ला रहे हो, पूछ रहे हो, एक दूसरे के साथ पार्टिसिपेट कर रहे हो, बिकॉज दिस मैटर्स अ लॉट। प्रोविडेंट फंड देने से कंपनी को कोई बेनिफिट नहीं, भारत सरकार का कहना है इसलिए करना पड़ता है, कंपनी को इससे कोई बेनिफिट नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है। चलो अब यहां तक हो गए डाउट्स क्लियर। तो अब मैं आपको 2-3 चीज़ें इसमें बता देता हूं जो आप इसमें प्रॉब्लम्स फेस कर सकते हो, मैं उसकी एक बार डिस्कशन कर लेता हूं, ठीक है। तो जो अपन ने यहाँ पे हेडिंग डिस्कस की है
वो हेडिंग कहलाती है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। सब लोग एक लास्ट टाइम रिवीजन कर लो, हमने जो हेडिंग डिस्कस की है वो कहलाती है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। ठीक है भाई, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ बेसिकली 3 चीज़ों से बनता है। पहला आता है सैलरी एंड वेजेस इन कैश, दूसरा आता है सैलरी एंड वेजेस इन काइंड, और तीसरा आता है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। हो सकता है आपको क्वेश्चन में तीनों चीज़ों की वैल्यू दी हो सकता है आपको क्वेश्चन में कई बार सैलरीज एंड वेजेस इन काइंड नहीं मिले। तो यहां मैं समझाना क्या चाह रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। अगर आप क्वेश्चन पूरा पढ़ रहे थे और आपने लिखा देखा कि आपको तो सिर्फ सैलरी एंड वेजेस ही लिखा मिल रहा है, आगे लिखा हुआ है 20,000, 10,000, 5,000, 500, 200, 100, कुछ भी लिखा हुआ हो, अगर आपने क्वेश्चन में लिखा देखा सिर्फ सैलरी एंड वेजेस लिखा हुआ है, तो आप ये अज्यूम कर लेंगे कि वो सैलरी एंड वेजेस इन कैश है। ये आप हाइपोथेटिकली अज्यूम कर लेंगे। इसमें इफ बट कुछ नहीं है कि वो काइंड क्यों नहीं हो सकता, क्यों क्या नहीं हो सकता। अगर सैलरी एंड वेजेस लिखा हुआ है तो हम उसको कैश ही मान के चलेंगे। ठीक है, फिर अगर सिर्फ सैलरी एंड वेजेस दिया हुआ है तो आप काइंड ढूंढना चालू करेंगे कि क्या भैया काइंड दिया हुआ है क्वेश्चन में। मान लो आपको काइंड नहीं मिला, आपको बहुत हताशा हुई, निराशा हुई कि मैंने इतना सीखा, इतनी मेहनत की, सोन पापड़ी आशीष कुमार चौधरी ने कमेंट में 10 बार चिल्लाई और मुझे सैलरी एंड वेजेस इन काइंड दिखा ही नहीं क्वेश्चन में। निराश मत होना, कई बार क्वेश्चन में काइंड को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है और उसको लिखा नहीं जाता है, तो हमने उसकी हाइपोथेटिकली वैल्यू मान ली कि भैया चलो 0 होगी। तो फिर हमने तीसरा एलिमेंट ढूंढना चालू किया जो कि है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। वो भी दिया हुआ था क्वेश्चन में। मैं S3 लिख रहा हूँ सोशल सिक्योरिटी स्कीम को, क्योंकि मैं जनरली S3 लिखता हूँ, बहुत लंबा हो जाता है। वो भी दिया हुआ था आपका 5,000 का। तो आप एक चीज़ समझ गए कि भैया बाबा जी ने अच्छे से सिखाया है कि जो कॉम्पनसेशन है वो तीनों का मिक्सचर होता है। हमें तो भैया चाहिए फाइनली कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, हमें नहीं चाहिए अकेला सैलरीज एंड वेजेस इन कैश या सैलरीज एंड वेजेस इन काइंड या एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, क्योंकि मैं सिखा चुका हूं दिस प्लस काइंड प्लस दिस, ये तीनों मिला के होता है आपका, ये लिखी हुई है हेडिंग कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। मुझे तो ये निकालना है, तो मैं जब कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ निकालूंगा तो सैलरीज एंड वेजेस इन कैश लिख दूंगा 20,000, क्योंकि काइंड नहीं दिया हुआ था। मुझे बहुत दुख हुआ उस सोन पापड़ी के डब्बे के लिए, मुझे ऐसा दिल से लगा कि यार एक डब्बा चला गया सोन पापड़ी का। मैंने कहा चल छोड़ यार, मैंने उसको 0 अज्यूम कर लिया और कुछ नहीं लिखा, और जो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन लिखा हुआ था उसको 5,000 ले लिया। ऐसे मेरा जो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ का नेट फिगर आ गया वो 25,000 आ गया। क्या समझ में आया या नहीं आया? आई जस्ट वॉन्ट टू हैव योर रिप्लाई। तुम लोग मुझे बता दो कि तुम्हें समझ में आया या नहीं। इशिका शर्मा, वो किसी और दिन का टॉपिक है, आज छोड़ दो कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है। इशिका छोड़ दो, क्योंकि मैंने नहीं पढ़ा है तो पता नहीं तुमने कहाँ से पढ़ लिया। वो कंसेप्ट बनाओ जो सिर्फ मैं पढ़ा रहा हूँ, बस उसके अलावा कुछ नहीं। ऐसा सोच के बैठना है कि हमें कुछ और आता ही नहीं है, छोड़ दो एकदम। चलो, तो मैं आज तुम लोगों को ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा फिर, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे दिमाग में आलतू फालतू ये ख्याल आए और तुम कंफ्यूज हो जाओ। आज हमने 2 चीज़ें की। हमने प्रॉपर्टी यानी हमारा जो लैंड होता है उससे हमने रेंट निकाला और रॉयल्टी निकाला, और जो हमारा लेबर होता है उससे हमने एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, सैलरी एंड वेजेस इन कैश, सैलरी एंड वेजेस इन काइंड, ये तीनों चीज़ें निकाल ली। नाउ अब हमारी 2 चीज़ें और बचती हैं जो कि है कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। मतलब जो आगे के 2 बचे हुए हैं हमारे, लैंड लेबर हो गया, कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप बचा हुआ है। तो इसको हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। मोहम्मद सैम का कहना है जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही आता है, उसी से तुम 95 प्लस स्कोर कर सकते हो, बस पढ़ते रहो। राज भाई, अगर सैलरीज एंड वेजेस इन काइंड गिवन है तो कैसे सॉल्व करो? उसको भी प्लस कर दो, खत्म, क्योंकि तीनों को प्लस किया जाता है। मैंने लिया है ना यहाँ पे 0, याद है तुम्हें? देखो मैंने 0 लिया है, उसको 0 हटा के उसकी वैल्यू पुट कर देना, बस इतना ही करते हैं हम। तो चलो भाई, अभिषेक भाई जल्दी से पूछो, फिर मैं यहाँ से अलविदा कहूँ आप लोगों को। आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं, जल्दी से पूछ लीजिए क्या डाउट है। क्वेश्चंस करने को बोले थे मैंने, माही जो क्वेश्चन करने को बोले थे उसमें सिर्फ तुम्हें कैलकुलेशन करना है जो मैंने तुम्हें सिखाया, बस वो कैलकुलेशन करते चलो। सैलरीज एंड वेजेस एंड सैलरीज, वो इकोनॉमिक्स में मैटर नहीं करता।
अच्छा कितना अच्छा लगता है, तुम लोग को वो कंसेप्ट पूरे याद हो गए अकाउंट्स के, तो तुम लोग यहाँ पे भी ले लेके आ जाते हो उसे। दैट्स क्यूट नेगी साहब, दैट्स क्यूट। तो सैलरीज एंड वेजेस, वेजेस सैलरी से फर्क नहीं पड़ेगा, ये इकोनॉमिक्स से लेना दोनों है, मतलब उल्टा सीधा सब लेना है। हाँ ना माही, चाहिए ना, फॉर्मेट बिल्कुल चाहिए, लेकिन जल्दबाजी क्यों कर रहे हो? क्यों जल्दबाजी करना है? अगर तुम्हें यहाँ से इंग्लैंड ट्रैवल करना है तो क्या तुम ट्रेन और एरोप्लेन में इकट्ठी बैठ जाओगी? नहीं ना, टाइम लगता है, टाइम लगता है बेटा। पहले ट्रेन में बैठोगे फिर एरोप्लेन में बैठोगे, ट्रेन लेके एरोप्लेन में नहीं बैठ जाओगे, थोड़ा टाइम दो, सिंपली सॉल्व करो। मैंने तुम्हें नेट प्रॉफिट निकालना सिखाया है ना, तुम्हारा अभी होमवर्क में काम ही माही सिर्फ इतना है, नेट प्रॉफिट निकालो, आफ्टर टैक्स वाला निकालो, बस और कुछ मत करो। आयरन ऑलरेडी क्वेश्चंस पोस्टेड है, जो अकाउंट्स के क्वेश्चंस हैं वो ऑलरेडी पोस्टेड हैं, टीएस गिरवाल के क्वेश्चंस पोस्टेड हैं, बस वही करने हैं, उसके अलावा भी कुछ नहीं। इन्वेस्टमेंट का मीनिंग कुछ नहीं है, जो अमाउंट आपने सेव करके किसी और कंपनी में लगा रखा है या किसी को लोन दे रखा है वो आपका इन्वेस्टमेंट कहलाता है। थैंक यू केशव भाई, थैंक यू। बस मेरा यही मोटिव है कि आपको प्रीमियम क्लासेस मिले एट अफोर्डेबल प्राइसेस, उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं सोचता। अनीश भाई फिर मुझे कॉल कर लेना, मैं समझा दूंगा। अरे मज़ा आएगा बिहाइंड द सीन्स में, जब हम लोग की रिकॉर्डिंग शूटिंग होती है ना तो अलग ही लेवल की होती है। मैंने पिछली बार दूल्हे का सहरा सुहाना लगता है गाना गाया था, तो चलो ठीक है। इट हैज़ बीन 12 ईयर्स एंड मैंने कभी भी इलस्ट्रेशंस नहीं करवाए अपने बच्चों को, बिकॉज अगेन वो मुझे इन्फीरियर सोचने लगेंगे, इन्फीरियर फील करने लगेंगे मेरे बारे में कि इनको खुद को आता नहीं है तो इलस्ट्रेशन दे देते हैं, इनके लिए आसान हो जाता है। आई नेवर मेक माई जर्नी ईजी। आई ट्राई टू मेक इट कि तुम लोगों को मेरे अंडर मेरे लिए कॉन्फिडेंस हो। तो चलो, कभी भी इलस्ट्रेशंस मत करो, वो तुम्हारे अकाउंट्स के कंसेप्ट्स को हिला देता है, वो तुम्हारे अकाउंट्स के बेस को हिला देता है, बिकॉज यू आर ऑलवेज हैविंग द सोल्यूशन इन हैंड। सो अगर कोई ऐसा टीचर करवा रहा है, मैं आपसे यही बोलूँगा, रिकमेंड करूँगा, प्लीज़ डोंट डू इट, ऑलवेज सॉल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। और कोई भी अगर इसके अदरवाइज बोलता है, हैट्स ऑफ टू यू, बहुत गलत राह पे हो। तो तब तक के लिए बहुत सारा प्यार और बाबा जी की तरफ से धन्यवाद।